अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर साहब, कल रात से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। कल के शो में आपने बहुत सी प्रेडिक्शन की थी और एक नक्शा खींचा था कि सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। और इसके बाद जैसे ही रात को घरों को वापसी हुई तो इंडिया की तरफ से जारहाना पेशकदमी जारी रही और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के डिफरेंट मिलिट्री बेसिस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। 3 मिलिट्री बेसिस पे अटैक की इतलात आई और उन्होंने दावे किए, लेकिन हमारे DGI-SPR रात को भी एक्टिव थे। 2 बार उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना पड़ा कि इंडिया अभी भी इश्ताल अंगेज़ी से बाज नहीं आ रहा। उससे पहले जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ये बता रही थी कि इंडिया ने आदमपुर एयरबेस से कुछ मिसाइल्स फायर किए हैं जो उनके अपने इलाकों में गिरे हैं और इवन कि उनमें से एक उनके अपने पंजाब में गिरा है और वहाँ सिख आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो कि मज़मूम है। उसके बाद 3 बजे के आसपास, क्योंकि बेचैन रातें हैं आजकल और इंडिया पाकिस्तान की कशमकश सोने नहीं दे रही, बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं, तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया ने नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और मुरीद एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई। एंड दैट वाज इनफ। सभी जगहों पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सवाल किया जा रहा था कि पाकिस्तान कब इस बात का बदला लेगा, इट इज़ इनफ नाउ। तो जाते जाते DGI-SPR ने बहुत खूबसूरत इंग्लिश में एक जुमला बोला। उन्होंने कहा नाउ जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक अज़्म था। जिसके बाद 4 से 4:30 के दरमियान खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने अपने बदले लेने का आगाज़ कर दिया है। और उसके बाद DGI-SPR का वो बयान याद आया जो उन्होंने पहली बार कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर दुनिया बताएगी। तो सेठी साहब, दुनिया ने बताया, यहाँ तक कि बरतानवी सहाफ़ी, अमरीकी सहाफ़ी, CNN के सहाफ़ी ये बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया। यह निक रॉबर्टसन बहुत पुराना घोड़ा है, बहुत नॉलेजेबल है। इसने दुनिया के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं। इज़ वेरी वेरी हाईली रिस्पेक्टेड। बहुत इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, रिपोर्टर है, एंड एज आई सेड वेरी हाईली रिस्पेक्टेड। इसमें जो उसने मोटी बात की है कि इंडिया ने अमेरिका से कहा कि सीज़ फायर कराएं। दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस। पहली। दूसरी चीज़ उसने ये कही है कि पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा था, मगर इंडिया ने जो 3 एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला किया पाकिस्तान में इन दी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर वो फैसला कर लिया कि अब कर दो। जिसका हवाला आपने दिया कि DGI-SPR 3 बजे के करीब गुस्से में उठ के कहे कि अब देखें हम क्या करते हैं। उस वक्त तक ये हमले हो चुके थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान जीत गया है, ये फतेहयाब है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे कुछ लोगों ने कल पूछा कि आपका क्या ख्याल है, कहाँ तक जाएगी ये बात, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये बड़ा मुश्किल होता है इस बात के ऊपर तबसरा करना कि यू आर नॉट सिटिंग इनसाइड द रिंग कि कौन इंडिया के क्या प्लान्स हैं क्या नहीं है। मगर जो चीज़ें नज़र आ रही थी, जिनको अगर आप इकट्ठा करते तो कुछ ना कुछ कहानी बनती थी। कल मैंने देखा कि इंडिया की आज वो जो खातून मुसलमान औरत, इन्होंने सोफिया कुरैशी को, वो बैठी हुई थी और वो ब्रीफ कर रही थी और उन्होंने उसमें जिस तरीके से बात की, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया तैयार है, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता तो इंडिया इस चीज़ को रोकने के लिए तैयार है। उससे मुझे समझ आ गई कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे और अभी ये रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका ख्याल है कि अभी फिर भी गुंजाइश है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता, क्योंकि इंडिया को डर था कि ये रिटेलिएशन अगर होगी तो हम क्या करेंगे और हम फिर एस्केलेशन करनी पड़ेगी, दुनिया हमें कहेगी कि आपने एस्केलेट किया है। और पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया था कि हम जो रिटेलिएशन करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, वो एस्केलेशन नहीं है, वो हमारा हक बनता है। आपने हमें अटैक किया है, वो आपके अटैक के अंदर आपके जहाज़ गिर गए, आपका ये हो गया, वो अलग बात है। हमने हमला नहीं किया था, आपने हमला किया, अब हमने आप पे हमला करना है। तो मगर आप देखें कि पाकिस्तान पूरा एक दिन, 2 दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें क्या ना करें, और कोशिश यही होती रही कि इंडिया समझ जाए इस बात को। मगर जब ये अटैक आई है, और ये ज़रूर कहा पाकिस्तान ने कि हम करेंगे मगर सोच के करेंगे, और इसलिए उन्होंने मौका दिया सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को, टर्की को कि कोई रोल अदा करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो फिर हमें करना पड़ेगा जो हम करना जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, अपना डिप्लोमेसी भी अच्छी की है और ऑफ कोर्स फायर पावर भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। और अब इंडिया बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया था जब हमने ये
उनके जो ठिकाने हैं एयरफील्ड्स जहाँ उनकी कोई मिसाइल्स भी स्टोर्ड हैं जी, ब्राह्मोस के डेपोज थे। हाँ देखिए ना, ब्यास के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, उधमपुर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पठानकोट में एयरफील्ड है जी, जलंधर में एयरबेस है, गुजरात के अंदर मल्टीपल मिलिट्री लोकेशंस हैं, दिल्ली में मिसाइल इंटरसेप्टेड, दिल्ली भी सेट थी, राजस्थान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, श्रीनगर में एयरबेस, चंडीगढ़ के अंदर वेपन डेपो न्यूट्रलाइज्ड, और जो इनका जो सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस है द S-400 उसको भी न्यूट्रलाइज करना था, बिकॉज पाकिस्तान की जो अटैक कुड बी न्यूट्रल कुड बी डेंटेड। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के ये चुने थे और बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्ट्राइक्स की इन्होंने। मेरा ख्याल है इंडिया ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस लेवल की स्ट्राइक्स पाकिस्तान करेगा, या ये भी नहीं कर रहा था कि अगर करना भी चाहे तो शायद इनके पास ये मिसाइल्स नहीं हैं, क्रूज़ मिसाइल्स जो कि ये कर सकती है। एंड सो आई थिंक पाकिस्तान जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने किया, और इंडिया तवक्को नहीं कर रहा था। उसके बाद इंडिया के लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम हो गए कि अब हम कहाँ जाएँ। इसके बाद ड्रोन्स हमने ट्राई कर लिया, राफेल हमने ट्राई कर लिया, हमने मिसाइल्स भी फेंक दी हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, और वो भी शूट डाउन हो गई, पाकिस्तानियों ने उसको भी डिफेंस कर लिया, एक आध निकल गई। तो अब पाकिस्तान ने तो इतनी बहुत बड़ा हमला काउंटर कर दिया, तो हम कैसे आगे, अब हम क्या करेंगे जी? और ज़्यादा अगर हमने कुछ सारा कुछ ही फेंक दिया तो फिर ये ना हो कि चाइना भी ऊपर से शुरू हो जाए कुछ। और इस वक्त तो चाइना ने वाज़े कर दिया था कि चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो आई थिंक उस वक्त इंडिया को यही सोच हुई कि अब लेट्स गो फॉर सीज़ फायर, और इन्होंने फिर अमेरिकनों को कहा कि आप सीज़ फायर हमारे लिए कराएं। ये अब वाज़े हो गया कि हमने नहीं कहा, हमें तो लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप मत करें, आप मत करें, आप मत करें, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि इंडिया ने ये किया, हम करेंगे तो सही जी। मगर देखिए ना, उन्होंने पानी के ऊपर भी धमकी दी हुई है हमें, और ये भी किया है, तो हम करेंगे तो सही। तो आप उनको समझाएं कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं होने देंगे। तो ये मतलब हमारी तरफ से पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर चला गया था। और मेरा ख्याल है जब ये हमने स्ट्राइक्स की है ना उनके एयरफील्ड्स के ऊपर इन रिटेलिएशन अगेन, उसके बाद इंडिया को समझ आ गई कि ये जंग जीत नहीं सकते। फिर उन्होंने सोचा कि अपने लॉसेस को कट किया जाए, जो कि उन्होंने ये फिर सीज़ फायर करवाई है। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गए किसके पास? डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं, ये उसी के पास गए हैं जिसको ये शुरू से ही वैंस को, इंडिया आया हुआ था, उसी को कन्विंस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये किया और हम हमला करेंगे। ये मैं आज कन्विंस्ड हूँ कि इन्होंने वैंस को बता दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। वैंस ने ये सोचा, जिसने जब उसको पूछा गया, जब वो वापस गया तो ट्रंप को पूछा गया, तो वैंस का ये स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि वो जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस हैं तो इंडिया शायद स्ट्राइक करे। उसने इशारा कर दिया था कि उसको कुछ पता है। बस हमने कहा है इंडिया को कि ये वसी तर इलाका तनाज़े में नहीं बदलना चाहिए, आप रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, ठीक है ना। इंडिया ने उनको बता दिया था हम करने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी सपोर्ट चाहते थे। मगर जाके वैंस ने जब ब्रीफिंग दी होगी CIA ने ट्रंप को कि तो इंडिया खुद ही कर रहा है सारा कुछ, तो इसीलिए उन्होंने सोचा ज़रा हैंड्स ऑफ हो जाए, क्योंकि हम वी कांट डोंट वांट टू बी पार्टी टू दिस। तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो पीछे हट गए थे। फिर इस दफ़ा जब इंडिया ने इनको कहा कि आप प्ले अ रोल, तो फिर वो फ़ौरन कूद गए, कि उनको पता है उनके पास लेवरेज है, बिकॉज ईरान वाले भी आए और उसके बाद टर्की भी आया, और तो पाकिस्तान ने बात सुन ली, उनको अपना मौक़िफ़ भी बता दिया। सऊदी अरेबिया जो आया वो अमेरिका के कहने पे आया। अच्छा, और वो बात वही हो रही थी, और उनको भी यही हमने बात कही कि जी आप इंडिया को कहें कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपने अटैक करते हैं, उन्हें कहें फिर काउंटर ना करें और ख़त्म कर दें। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ, इस वक्त कन्वे कर दिया था उनको, इसीलिए फिर इंडिया तैयार हो गया। इसीलिए फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि अगर पाकिस्तान ये रिटेलिएशन नहीं करता तो हम तो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर काफ़ी टूइंग एंड फ्रोइंग हुई है, इंडिया ने अपनी पोजीशन तब्दील की है, एंड आई थिंक उसकी जो फाइनल पोजीशन वही थी जो कि हमारी जो काउंटर अटैक आई है उसके बाद, तो इंडिया को समझ आ गई कि ये अब मामला जो है इनके हाथ से निकल रहा है। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये करेगा? क्योंकि वो पुश करते रहे मुसलसल, नर्व टेस्टिंग पाकिस्तान की करते रहे, छेड़खानी करते रहे, पंगा लेते रहे।
उनका ख्याल नहीं था कि इस हद तक ये कामयाब होंगे या ये करेंगे। उन्होंने सोचा कि हमने इनको धमकी दे दी है, इनके पास कुछ नहीं है, हमने इनके पास जो था वो हो गया इनके जहाज़ों का, इनके पास ड्रोन्स भी उस किस्म की नहीं है जिस किस्म की हमारे पास है, इनके पास मिसाइल्स भी उस किस्म की नहीं है, और हमारा S-400 सिस्टम जो है अगर ये करेंगे भी तो उसको हम एक्टिवेट कर देंगे। आफ्टर ऑल $1.5 अरब का सिस्टम है वो जी। और वो इसीलिए रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, मगर वो तो बिल्कुल फेल हो गया, वो तो हमारी एक मिसाइल भी नहीं गिरा सका, बिकॉज हमने स्ट्रेट अवे उसको टारगेट किया और उसको पता था हमें कहाँ कहाँ है बैटरीज उसकी, उसको टारगेट किया, उसको नॉकआउट कर दिया। अच्छा, नॉकआउट का आयशा ये मतलब नहीं होता कि आप फिज़िकली साइड के ऊपर आप जाके ठाओ और वो तबाही हो जाए, नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, वो उनको नॉकआउट करना मुश्किल नहीं है। जैम कर दिया, जैम नहीं, वो मतलब है उनके इतने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है कि कहीं भी कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो वो सारा सिस्टम उड़ जाता है, उसकी एनर्जी सप्लाई ख़राब हो जाए, उसके अंदर ग्लिच आ जाए कंप्यूटर के अंदर, दे यूज़ दोज टू जो ट्रैकिंग सिस्टम है सारा कुछ, तो इट्स हाईली सेंसिटिव, तो अगर वहाँ इर्द गिर्द भी बम फट रहे हों तो सिस्टम उड़ जाता है। तो ये तो होता है कि इसको छुपा के रखते हैं कि जब वो, इसीलिए आपको पता है कि जब ये हमास ने वो ड्रोन्स भेजे थे वो इसीलिए था ना कि वो कह रहे थे कि देखेंगे मिसाइल्स कहाँ से आती हैं जी, मिसाइल्स जहाँ से आती है हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इनकी बैटरीज है मिसाइल्स की, ठीक, दैट वाज द पर्पस ऑफ दोज ड्रोन्स। इनका भी यही पर्पस था, इजरायली मेथड ही ट्राई किया। ये सारी देखिए ना, ये सारी इंडिया और इजराइल का मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में लीडिंग इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, उसमें इजराइल जो है वो इसका नंबर 4 पे आता है। इजराइल से बहुत कुछ ये लेता है, बहुत से कुछ इनकी आपस में ताउन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल जो है वो समझता है कि असली जो दुश्मन है अपना वो पाकिस्तान है, बिकॉज उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो इस्लामिक है। इजराइल की जो फ़लसफ़ा है वो हमेशा अरबों से नहीं डरा, कभी भी नहीं डरा उन्हें, और ईरान से डरता है और पाकिस्तान और पाकिस्तान हमेशा हैज़ बीन नंबर 1 एनिमी, बिकॉज पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बॉम्ब है। और एक दफ़ा तो ये भी खदशा था कि शायद ये बॉम्ब ईरान को दे ना दे या सऊदी अरेबिया को ना दे दे, तो वो ही सारा वक्त अमेरिकन मॉनिटर करते रहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजी या नहीं की। AQ खान के ऊपर यही इल्ज़ाम था ना कि वो इधर उधर कुछ लेने देने की सोच रहे थे और बातें हो रही थी उस वक्त, इसीलिए द अमेरिकन केम डाउन वेरी हार्ड ऑन हिम एंड जनरल मुशर्रफ हैड टू ईज हिम आउट। तो अब बात यह है कि आई थिंक इंडिया हैज़ लॉस्ट, ये बहुत बड़ी गैम्बल की थी नरेंद्र मोदी ने, कुछ हद तक इसने प्लानिंग जो की थी उसके अंदर कुछ चीज़ें इनको एहसास नहीं था, उसमें 2 चीज़ों का मिसिंग हो गई इनसे। एक ये कि चाइना पाकिस्तान के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोऑपरेशन है इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और दीज एयरक्राफ्ट और दीज मिसाइल्स, उनका ख्याल था कि शायद ये उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक थी। उनका दूसरा ख्याल ये था कि अगर ऐसे है भी तो हम तो हमारे जो राफेल जेट्स हैं ये तो दूर से भी अटैक कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि चाइना ने हमें इतनी दे दी थी जिसके साथ हम वहाँ भी पहुँच सकते थे विद द हेल्प ऑफ सर्टन अदर टेक्निक्स इंक्लूडिंग एवैक्स, इसका पहले भी मैंने जिक्र किया है, गाइडेंस के लिए और रेडार लोकेशन के लिए। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुई है बिटवीन द एयर फोर्स, आर्मी एंड द वेरियस टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स, सुपर्ब, इनका ख्याल था ये नहीं हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि देव लर्न दिस। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें समझ आ गई ना। एक तो ये कि आपको पता पुराने ज़माने में ये होता था कि एक तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती थी, ये वेस्टर्न, दूसरी तरफ सोवियत होती थी या रशिया, तीसरी चॉइस ही कोई नहीं थी। इंडिया ने सोवियत यूनियन की तरफ गया, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ गया, एंड इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने कैंप्स सेलेक्ट किए और हथियार उनसे लिए। अब ये हो गया है कि चाइना हैज़ एंटर्ड द इक्वेशन एंड रशिया जो है वो हट गया बीच में से। रशिया तो अब उस किस्म के हथियार बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है खुद, चाइना से लेता है इधर उधर से। तो सो आई थिंक चाइना इज़ नाउ एंटर्ड दिस फील्ड। और ये जो कुछ हुआ है इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बड़ा धक्का लग गया। और जो लोग शक करते थे कि चाइना की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा है, हमें पता नहीं है, और ख़दशा था कि शायद काफ़ी हो, तो ये तो अब लोग ये कह रहे हैं ये तो ये राफेल जो वगैरह है ये 4.5 जनरेशन
एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका का F-35 है जी, जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है, मेरे ख्याल इसराइल को दिया होगा, किसी को नहीं दिया, लोग मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि चाइना तो 6th जनरेशन पे पहुंच गया है और लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ने जो अपनी आर्मी के लिए जो जहाज़ बनाया है जी, जिसकी F-35 से भी आगे है, वो उसने किसी को नहीं दिया। अच्छा, अब ये खदशा है कि शायद वो पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना का जो इंटरेस्ट है, कंसर्न है और स्टेक्स है बहुत हाई है। और इंडिया के एंकर्स ने बहुत कोशिश की है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को लेके उनसे ये बात करवाने की कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मसला, और हर एक ने ये कहा है कि हमारा जो है ना पाकिस्तान के साथ इज़ आयरन क्लैड एंड ये आप गलत फहमी नहीं होनी चाहिए आपको, वी विल कम टू पाकिस्तान। और फाइनली जिस बात के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, ये मेरी पेशन गोई है, ये बात आगे आएगी कि चाइना ने इस दफ़ा पाकिस्तान की हेल्प कैसे की है इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्ट है ना जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, जी जी, ठीक है, और वो सिखा दिया और सब कुछ कर दिया। बट इनडायरेक्टली क्या चाइना ने किसी और तरीके के साथ साइबर वॉरफेयर किया है इंडिया के अंदर, जो कि सिर्फ चाइना ही कर सकता है और पाकिस्तान नहीं कर सकता? इसकी जो हवाला है वो इंडिया के एक्सपर्ट, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, परवीन साहनी साहब, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो 2-3 दफ़ा अपने वीडियो लॉग्स में बताई है कि चाइना के पास जो साइबर अटैक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दे आर द आउटस्टैंडिंग, और वो जब भी चाहें वो दे कैन यूज़ दोज टू अटैक इंडिया एंड नॉक इट आउट। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया की एनर्जी सिस्टम्स, ग्रिड सिस्टम्स, रेलवे सिस्टम्स, ये सब जगह पे जो हैकिंग हुई है किस्म की, एंड सस्पिशन इज़ कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। इंडिया को समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। कहीं कहीं तो इंडिया ने खुद ब्लैकआउट्स किए हैं शहरों में, ठीक है ना, और कहीं कहीं खुद ही ब्लैकआउट हो गए हैं, हाँ हो गए हैं। और अब वो इसी में पड़े हैं कि किसने किया है या हमने किया है। 70% के अराउंड बताया जा रहा है कि साइबर अटैक्स हुए और वहाँ, सो आई मीन सो यू नो इंडिया सडनली हैज़ टू नाउ रियलाइज कि ये बिटवीन टू अनइक्वल पावर्स जंग नहीं है। इंडिया थिंक्स कि दे वर द बिग बुली एंड पाकिस्तान क्या है। I think now they realize कि when they fight Pakistan, they are fighting China and Pakistan. तो मेरा ख्याल है इंडिया और कोई एडवेंचर की तरफ मुश्किल हो गया इसके बाद। इसीलिए इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि ये न्यू जो नॉर्म है ये इस्टेब्लिश ना हो। अब जो न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश हुआ है वो इंडिया वाला न्यू नॉर्म नहीं है, वो पाकिस्तान और चाइना वाला न्यू नॉर्म है कि यू टच पाकिस्तान एंड यू आर टचिंग चाइना एंड पाकिस्तान। तो आई थिंक लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंडिया अपना न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश नहीं कर सका और चाइना और पाकिस्तान ने मिलके एक न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि इंडिया को सबक ऐसा सिखाया है कि आगे से ये काम मत करना। अगर इंडिया ऐसा ना करता तो शायद ये इस्टेब्लिश ना हो पाता। आपने ही डी में गोल कर दिया इंडिया ने। सो आई थिंक दीज आर द टू टेकअवेज दैट आई टेक। और फाइनली चाइना को जो फ़ायदा हुआ, एक तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी ट्राई कर ली, बगैर जंग लड़े और 4 दहाई टेस्ट कर ली, ठीक, और वो भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया को और अमेरिका को भी पैगाम चला गया कि अगर चाइना ताइवान टेक ओवर करना चाहता है, देखिए ना उनके लिए तो ताइवान इज लाइक कश्मीर टू अस, जी जी, ठीक है ना। तो चाइना हैज़ इंडिकेटेड कि वी हैव द, हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, वी कैन टेक ऑन इवन अमेरिका। तो अब बात यह है कि दीज आर सिग्नल्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सिग्नलिंग होती है। ये जो छोटी सी जंग थी जिसका इम्कान था शायद ये बड़ी हो जाए, ये बहुत तारीख़ में इसकी बहुत जिक्र आएगा, बहुत इससे सबक सीखे जाएंगे। इसके बाद बहुत सी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी और नए सिस्टम्स बनेंगे। एग्जाम्पल ओनली वन, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, ये जो राफेल को न्यूट्रलाइज किया ये कोई छोटी बात नहीं थी। अभी पूरे डिटेल नहीं निकले कि किस तरीके से इसको किया गया। क्या इंडिया के पायलट्स आर नॉट ट्रेंड इनफ, क्या जहाज में कोई कमी है, ठीक। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी इंडियन पायलट्स आर, जी जी, वो महारत नहीं रखते, ट्रेनिंग ठीक नहीं, जहाज तो बहुत, फ्रेंच तो यही कहेंगे सोफिस्टिकेटेड जहाज थे, 4.5 जनरेशन था, इन्होंने इनको चलाने नहीं आया ये। मगर फिर बात निकलेगी बाहर कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया
और उसमें बड़ी इनोवेटिव और बहादुरी भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोफेशनलिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी सबक इससे ऊपर पेपर्स लिखे जाएंगे। अब क्या पाकिस्तान शेयर करेगा ये नॉलेज के कैसे हमने किया या नहीं किया, मगर एक्सपर्ट्स जो हैं दे विल जॉइन द डॉट्स एंड दे विल फाइंड आउट कि हाउ इट हैपेंड। अब उसके अगेंस्ट फिर आगे चीज़ें डेवलप करेंगी। आई थिंक दिस इज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन वॉरफेयर एंड इन डिप्लोमेसी। अमेरिका पहले दूर हो गया, मेरा तो ये शक था कि उनको लूप में ले लिया इंडिया ने। एवेनी वैंस आ गया अपनी फैमिली लेके वहाँ, क्या कर रहा था वहाँ बैठ के, क्या बहुत बड़ी वहाँ कोई एग्रीमेंट्स हुई हैं। आई थिंक माई सेंस इज कि इंडिया ने वैंस को बता दिया था कि हम करेंगे। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो बता दिया कि हम करेंगे। वैंस ने इनको समझाया होगा कि देख लो उल्टा ही ना गले पड़ जाए, तो देखा नहीं हमने सब कुछ वर्कआउट कर लिया, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, हमने न्यू नॉर्म बनाना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ चाइना भी अंडरमाइन होता है अगर पाकिस्तान अंडरमाइन होता है। तो उसने कहा होगा अच्छा चलो कर लो, मगर ज़रा हाथ ख्याल रखना और हमारी तरफ मत आना, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। पता लग गया था उनको, बता दिया था। वो चले गए, उसने जाके ट्रंप को कहा, ट्रंप ने कहा कि हाँ ये होने लगा रहा है, बड़ा पुराना है, हमने अपने आप को दूर कर लिया जी। मगर बाद में उन्होंने जब वो स्टेटमेंट आया था वैंस का था, जिसमें उसने कहा कि वहाँ टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, उस हद तक कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कोई तो इंडिया कर सकता है, लेकिन वो इलाकाई तनाज़े में ना बदले वसी तरह। तो उससे पता लग गया था कि ये करेगा, उसको पता है। ये क्या बात थी, मैं आपको पता है मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये इसने क्या बात की, आपने कहा था प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, इसका मतलब है ये मिली भगत है, ये तो पता है इसको क्या होने जा रहा है एंड सो ऑन। सो आई थिंक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इसमें पाकिस्तान, इसमें इंडिया के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आसिम मुनीर साहब के भी हैं, इस हुकूमत के लिए भी हैं, उनकी हुकूमत के लिए भी हैं, विच वी कैन डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। सवाल ये उठते हैं कि इस सारे मामले में अखलाकी, नफसियाती और सियासी बरतरी किसको हासिल हुई। कुछ आपने इस एनालिसिस से जाना और बाकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठ साहब, अमेरिका के किरदार की आपने बात की, फ्लक्चुएट करता रहा ओवर टाइम, आपने उसका हवाला दिया, रीजंस दिए, लेकिन अब जो अमेरिका दरमियान में आया, इससे पहले एतराज़ करते हुए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको आना पड़ा, यहाँ तक कि आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ी। उससे पहले कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी के इजलास तलब किए जाने की खबरें स्क्रीन पर आईं, लेकिन उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ी। और फिर आपने कहा कैसे अमेरिका ने रेस्क्यू किया और आर्मी चीफ को फ़ोन आया। अब मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप और इवन जेडी वैंस एक दूसरे को भी मुबारकबाद और शाबाश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारी निगरानी में ये रात भर बातचीत होती रही और हमने सीज़ फायर करा दिया मुबारक को, और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत होगी। मैंने आपसे ये जानना है कि ये सीज़ फायर आपको कितना देर पा लगता है, जबकि अभी भी इतलात आ रही हैं कि खिलाफ वर्जी इसकी जारी है इंडिया की तरफ से। देखिए, मैंने जो पढ़ा है कि जयशंकर ने कहा कोई बातचीत की बात नहीं हुई। अच्छा, उसने डिनाई कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप ने या जो मार्को रूबियो ने कहा जी। उसने कहा हमने इसके ऊपर कोई बात नहीं की कि आगे बातचीत होगी कि नहीं होगी। अब बातचीत होगी कि नहीं होगी, यहाँ तो ये स्पेकुलेशन चल रही है ना कि अजीत दोवल और जनरल आसिम मलिक साहब ये या बैंकॉक में या कहीं और जी गैर जानिबदार मकाम, न्यूट्रल वेन्यू होगा, जाके ये मिलेंगे। मगर जो बात हो रही है वो DGMOs की हो रही है, क्योंकि वायलेशंस ऑफ द सीज फायर ऑलरेडी चल रही हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया। क्योंकि DGMOs पॉलिसी नहीं फैसला करते, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो चीज़ें हो रही होती हैं उसकी बात होती है। अब कश्मीर के अंदर अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि वहाँ झड़पें हो रही हैं और फायरिंग हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ओबे करेगा, मगर मेरा ख्याल है शायद ये इंडिया की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ जाते जाते, जैसे कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ करें जिसके साथ उनका भी मोराल बढ़ जाए। क्योंकि देखिए उनकी पिटाई तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो और इंडिया के जो मीडिया है और इंडिया के जो आवाम है वो सवाल तो पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी ये क्या हुआ, आपने तो कुछ हमें ड्रामा बताया था, हमने तो वो किया। अब तो सारे चैनल्स जो हैं उनकी उड़ गए सारे, जो कह रहे थे लाहौर भी गिर गया, फलाना भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी, और उनको जो गोली दी गई थी वो चला रहे थे। अब उनको तकलीफ हो रही है बिकॉज लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी कि आपने हमें मिसलीड किया। तो अब वहाँ एक नया बयानिया बनेगा, वो नया बयानिया यही बनेगा कि नहीं, पाकिस्तान जो कह रहा है वो गलत है, उसकी इतनी किल्स नहीं है, इतने ये नहीं है, इतना वो नहीं है, और हमने ये चौकी ले ली, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। वो शायद आखिरी स्टेज पे जहाँ जहाँ हमारे लोग
लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर चले गए हैं थोड़े बहुत, या उनकी चौकियां उड़ा दी हैं। हो सकता है कि वहाँ से अभी फायरिंग हो रही हो टू रिक्लेम सम ऑफ दैट स्टफ। तो फौज भी तो मसला ना उनके लिए, वो भी, उनकी भी तो बिस्त हो जाएगी ना कि आपको भी पुश बैक कर दिया। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक हमारा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम इसको फिर हीट अप करें। हमारा तो इंटरेस्ट था कि जैसे हमारा हमला होता है उसके बाद ख़त्म करें आप, ठीक। तो इसीलिए सिग्नलिंग भी की, नेशनल कमांड अथॉरिटी की सिग्नलिंग भी की हमने। तो यू नो वी प्लेड ऑल द राइट कार्ड्स। तो अब ये है कि ये आपकी बात सही है, अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेशंस हो रही हैं। अच्छा, ड्रोन्स भी चल रहे हैं अभी भी वहाँ, और अभी भी वहाँ आर्टिलरी फायर हो रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट भी आया है कि जी सीज फायर यहाँ तो अभी नहीं हुई, यहाँ तो अभी भी ठाठू हो रही है एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया इज़ ट्राइंग टू रिक्लेम स्पेस एंड ग्राउंड दैट इट हैज़ लॉस्ट ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। बट ये बड़ी अनईजी है, ये इसको बड़ी क्लियरली जो जिन लोगों ने ये पीस करवाई है, ये सीज फायर कराया है, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये कुछ लोग वहाँ होंगे इंडिया में जो कहना चाहेंगे, जो कि हॉक्स हैं वहाँ, और हॉक्स हैं जो कि पता नहीं क्या सोच रहे थे, मुझे भी गालियाँ दे रहे थे और झूठ बोल रहे थे और धमकियाँ दे रहे थे पाकिस्तान को। बहुत से ऐसे लोग हैं दिल्ली में बेचारे फोमिंग एट द माउथ लाइक मैड डॉग्स। बट अब क्या किया जाए, वो भी हाइपर नेशनलिज्म होती है, तो अब क्या किया जाए, झाग उड़ाते रहते हैं। हाँ, तो वो अब उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक मैं भी ट्वीट पढ़ रहा था बड़ी कि जी अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे, हम कभी भी नहीं थर्ड पार्टी मीडिएशन लेंगे। पता लगा थर्ड पार्टी मीडिएशन है क्या, चलो थोड़ी करो। पता लगा कि आप ही गए सो, तुसी कोई कराओ साडा जी, तो CNN कह रहा है, आप खुद गए थे। हाँ, वो बिल्कुल। तो अब बात ये है कि इस किस्म की डिल्यूजन, खपते अजमत का शिकार भारत। जैसा मुंह वैसी चपेट। अब अनफॉर्चुनेट है कि ये बेचारे, आई फील बैड बिकॉज दे अपने बारे में इनके बड़े हाई ख्यालात हैं कि भाई हम बड़े ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं, ये होते जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी आया है, ये एक गोली दी गई है इंडिया की आवाम को। ये वो इंडिया नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जैसा भी था एक सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया था, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज थे, जो वो कहता था कि लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, वो उसका ये था कि जितना इंडिया की डाइवर्सिटी है उतनी यूनिटी है, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है ना बहुत, हम कितने कल्चर्स हैं, कितनी ज़ुबानें हैं। तो वो कह रहा था ये उसकी स्ट्रेंथ है। इन्होंने तो आके उसको कहा कि इक्को ही कौम है, थे इक्को ही सारा कुछ है, एवरीबडी इज अ हिंदू एंड वी ऑल हेट मुस्लिम्स, वी ऑल हेट लोअर कास्ट, वी डू दिस। और मतलब है कि अखंड भारत, हिंदुत्व, ये सारे नजरियात डाल दिया और नेबरहुड को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे पहले श्रीलंका के साथ लड़ाई झगड़े, नेपाल के साथ लड़ाई झगड़े, मालदीव्स के साथ, हमारे साथ तो पुराने हैं, और आखिर में बांग्लादेश। तो हर जगह पे आइसोलेट हो गए। अगर इनको अभी भी होश नहीं आ रही कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा डैमेज इंडिया का जो सिविलाइजेशन थी, या जो इंडिया का रोमांस था, द वर्ल्ड्स रोमांस विद इंडिया, वो नरेंद्र मोदी ने सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अहमदाबाद से ये शुरू हुआ और अभी तक ये चल रहा है। और मैंने आपको कल के प्रोग्राम में कहा था कि नरेंद्र मोदी अगली इलेक्शन नहीं जीतेगा। जी, मुजाहरे शुरू हो गए इंडिया में। और मैंने आपसे कहा कि जब आप जंग करते हैं तो जो जीत जाता है वो तो तगड़ा हो जाता है, जो हार जाए ना वो उड़ जाता है, वो बच नहीं सकता। आज नहीं कल नहीं परसों। और ये हार जीत जो होती है ये ऑन द ग्राउंड नहीं होती, ये लोगों के दिलों में, लोगों की इमेजिनेशन में, लोगों की परसेप्शन में होती है, और हिस्ट्री लिखी जाती है। और आज नहीं कल नहीं परसों, हर रोज़ लोग नई नई बातें वहाँ पूछेंगे। अब कांग्रेस भी दिलेरी के साथ पूछेगी, और मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद करा दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी कि ये जयशंकर के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सरवाइव कर भी जाएं, मगर दे विल नॉट सरवाइव द इलेक्शन। आवाम इंडिया की पहचान जाएगी हुआ क्या है, और यही लोग जो कि इनको लाने वाले हैं यही बददिल हो जाएंगे कि इसने झूठ बोला हमारे साथ, हमें बेवकूफ़ बनाया है, और एंड दे विल नॉट गिव हिम द वोट दैट ही वांट्स। तो ये बैकफायर कर जाएगा इंडिया के, नरेंद्र मोदी के ऊपर। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री की हद तक तो रेजिग्नेशन आ सकता है ना, राजनाथ साहब तो मानेंगे अपनी
कमजोरी? हो सकता है, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो होगा डेफिनेटली, और बहुत सी बातें निकलेंगी, आप देखिएगा। यही इंडियन मीडिया जो है अब सवाल करना शुरू करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, जो कि ये बातें करते रहे हैं, जिस किस्म की फजूल बातें करते रहे हैं, अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आवाम तो कहेगी आपने यू आर पार्ट ऑफ द फॉल्सहुड, आपने जो कुछ किया। तो अब यही लोग अपने आप को बचाने के लिए तनकीद करेंगे कि हमें मिसलीड किया गया, हमारे साथ झूठ बोला गया, हमें एंड सो ऑन। तो माई सेंस इज नरेंद्र मोदी इज इन ट्रबल। ये बच्चे अभी तो शॉर्ट टर्म में तो निकल जाएगा, मगर आई थिंक ये इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नरेंद्र मोदी, जयशंकर, ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने ये सब प्लानिंग की और हॉक्स थे, उल्टा पड़ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इनके ऊपर, आप देख लीजिएगा। जी, क्वेश्चंस पहले ही उठना शुरू हो गए, ट्विटर के ऊपर भरमार है। नरेंद्र मोदी जी की इंतजामिया ने कोशिश की है कि वो अच्छे खासे मोर देन 8000 ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करवा दें। कुछ एक्सेप्ट की गई है उनकी रिक्वेस्ट और कुछ के ऊपर इनकार कर दिया गया। जी, ब्लॉक कर दिया गया। वो तो सुना नहीं जा सकता ना आपकी बात को। आप तो हमारे पहले सिपाही थे जो उधर गए और आपने जाके उनके कम से कम सहाफती मोर्चे तो तबाह कर दिए थे। तो अब मुझे ये कहिएगा सेठ साहब, मैंने हकीकत बयान की थी, मेरा कोई इशू नहीं है, मैंने तो हकीकत बयान की थी कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। एक्चुअली कोई और इस लेवल पे बात नहीं कर रहा था, इतने तयक्कुन के साथ आपने ये बात की और आर्ग्यूमेंट्स दिए उसके लिए, और उसके बाद सबने मानना शुरू कर दिया, क्वेश्चंस उठे, इनके अपने लोगों ने, अपने डिफेंस एनालिस्ट ने क्वेश्चन उठाए। लेकिन जाहिर है हिंदुत्व नजरिया या नरेंद्र मोदी जी जिस घोड़े पे सवार है वो फौरी तौर पर तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये रिटेलिएशन काफ़ी थी उनको मनवाने के लिए। अगर पाकिस्तान ये रिस्पॉन्स ना देता तो क्या रिजल्ट मुख्तलिफ होता? देखिए, ये कल हमने डिस्कस किया था कि अगर पाकिस्तान ये देगा या नहीं देगा, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और उसमें बात वही आ रही थी कि ये जो अगर नहीं देंगे तो इंडिया जो उसका मकसद है न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश करने का, वो हो जाएगा। अगली दफ़ा अगर फिर कुछ होगा तो ये चढ़ाई कर देगा, इसलिए उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो इंडिया उसके बाद शायद रिस्पॉन्ड करे, बिकॉज वो चुप तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुप करना। मगर मेरा ख्याल है जिस तरीके से जवाब दिया, वो भी जवाब उस स्टेज पे दिया जब इन्होंने एक हमला फिर किया, वो जो हमारे एयरफील्ड्स को अटैक किया। देन वी टुक द डिसीजन कि अब करना है। एंड आई थिंक उस वक्त तक हमने अपना मौक़िफ़ सऊदी अरेबिया को भी बता दिया था, अमेरिकनों को भी बता दिया था, टर्की को भी बता दिया था, सबको बता दिया था कि, और जब इन्होंने ये किया तो हमारा मौक़िफ़ करेक्ट प्रूव हुआ कि ये देखें ये नीयत नहीं ठीक इनकी, ये फिर गड़बड़ ना करें, हमने तो रेस्टोरेंट शो की हुई है अभी तक। उस वक्त जैसे आपने बताया DG ISPR आया और वो लाल सुरख था कि अच्छा हुन अब फिर आपने ये किया। उस वक्त तक रेस्टोरेंट दैट वाज द एंड ऑफ रेस्टोरेंट। तैयारी इन्होंने की हुई थी, जैसे इन्होंने कहा था हमने कि हमने तैयारी की हुई, अगर हमने किया तो आप याद नानी याद आ जाएगी, वो नानी याद आ गई ना। जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया और उनको डिसेबल किया, इट वाज फ्लॉलेस, यानी ना वो कैप्चर कर सके ना वो हिट कर सके। सो आई थिंक ये जो नरेंद्र मोदी की जो वीडियोस आ रही हैं ना, बैठा हुआ ऐसे करके, झुक के बैठा हुआ है और बाकी सारे मुंह लटके हुए हैं, शक्लें मुंह लटके हुए हैं, बुरी हालत हुई हुई है। तो व्हाट टू डू नाउ, तो वो बता रहा होगा उनको कि वी आर हैविंग टू सू फॉर पीस, ये हमारे हाथ से ना गेम निकल जाए एंड गड़बड़ी ना हो जाए। डोंट फॉरगेट, इस वक्त मुझे एक लफ्ज़ याद आता है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जॉन मर्शहाइमर हैं, बहुत बड़े इंटरनेशनल रियलिस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एक्सपर्ट, उनको इंडियन मीडिया इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने 2-3 दफ़ा एक बात कही, इंडियन मीडिया वालों ने उसको जान के उठाया नहीं। उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा एक तो पाकिस्तान करेगा, अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि ये जंग इंडिया के लिए बुरी निकलेगी, इंडिया उसके लफ्ज़ से इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस वॉर। अब उन्होंने, मैं होता तो मैं पूछता कि आपका क्या मतलब है अफोर्ड नहीं कर सकता, हथियार तो हैं उनके पास और बड़े कौन, तो पता लगता क्या उनका जहन में था। मगर मैं बता देता हूँ आपको कि उनके जहन में क्या था। इंडिया की जो GDP ग्रोथ है ना इस वक्त, वो अबाउट 5.56%, और इंडिया की जो एम्बिशन है कि जी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनना, राइट, उनका ये ख्याल था कि ये जो सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है यहाँ, ये सब कुछ जो इंडिया के, अब चाइना से बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही है ना। अभी एप्पल ने अनाउंस किया था, क्या किया था कि अब हम रिलोकेट करेंगे। इसी तरीके से बहुत से लोग इंडिया वापस जा रहे थे, सऊदी अरेबिया, UAE, अमेरिका, सब इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहे हैं। जंग जो होती है ना आयशा, पैसा वहाँ नहीं जाता जहाँ जंग हो रही हो,
पैसा जाता है जहाँ सर्टेनिटी हो, जहाँ स्टेबिलिटी हो, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जहाँ लॉ हो, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, पैसा इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है। हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? हमारी कमजोरियाँ हैं, अनसर्टेन सिचुएशन। ठीक है, वी आर टारगेटेड एट एवरी लेवल, इसीलिए नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। हमारे अपने लोग, इंडिया वाज द मैग्नेट ड्रॉइंग ऑल द इन्वेस्ट। अगर ये वॉर 4, 10, 15 दिन और चलता, ऑलरेडी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप कर रही थी। और अगर इंडिया ये जंग ना जीत के पाकिस्तान को ख़त्म ना करता तो ये थ्रेट तो हमेशा रहनी थी। स्पेशली द न्यू नॉर्म जो इंडिया करना चाह रहा था। न्यू नॉर्म ये है कि अगर ठा कहीं भी हुई, हम कहेंगे पाकिस्तान ने की, हम पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर के साथ ये नॉर्म्स नहीं होते ऐसे। डेटरेंस इसीलिए तो रखिए, आप कैसे कह सकते हैं? तो मतलब है दिस इज अच्छा। अब ये इसे वो कहते हैं ह्यूब्रिस, गलत फहमी, अपने बारे में बहुत हाई सोचना और एम्बिशन। और क्योंकि ये पाकिस्तान कार्ड सक्सेसफुल रहा है नरेंद्र मोदी के लिए, तो ये अगेन इट वाज एन अटेम्प्ट टू डू दैट। जॉन मोशामे वाज राइट, इंडिया कुड नॉट अफोर्ड दिस वॉर। मगर इतना वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया गया आयशा कि यकीन करने लगे। और मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े लिबरल इंडियन दोस्त भी इसका शिकार हो गए और बड़ी बदकिस्मती से तलकात भी ख़राब होने जा रहे हैं, बिकॉज वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह करे कि वो उन्हें अब अकल आ जाए कि भाई अपने देखें, हम गरेबान में झांकें, देखें ये हाइपर नेशनलिज्म जो है आपकी, ये बेसिस इसका वो नहीं है। नेशनलिज्म ठीक है, हाइपर नेशनलिज्म ठीक नहीं है। हाँ, कुछ भी चीज़ जो है वो कसरत से हो तो मुहलिक साबित होती है। हमारी फौज ने तो आपको गेट वेल सूट कह दिया है, अब आप अपने इलाज खुद करें, अपनी अदाओं पे गौर करें तो मेहरबानी होगी। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। रूल्स ऑफ द गेम तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अब चेंज कर दिए हैं, बट व्हाट नेक्स्ट? स्पेशली सिंतास ट्रीटी, उसका क्या होगा, और पहलगाम जो इंसिडेंट है उसकी तहकीकात का फ्यूचर? देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन करो सब चीज़ों की। हाँ, इंडिया नहीं मानेगा जी। मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी फिर आपसे कह रहा हूँ, सवाल रहेंगे कि इंडिया मानता क्यों नहीं है, ठीक? और इंडिया के अंदर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, क्यों नहीं मानते आप? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसे, तो माने ना। ये पाकिस्तान को तो हम पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कह दिया ना, हमसे मत पूछें, बुला लें कहीं से जी, न्यूट्रल ले आए। हाँ, ले आए। तो आई थिंक ये एक इंडिया का डिफेंसिव पोस्चर जो है ना, ये उसको कमज़ोर कर दिखाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रूल्स ऑफ वॉरफेयर भी इस्टेब्लिश हो गए अब। रूल्स ऑफ वॉरफेयर भी इस्टेब्लिश हो गए। और मैंने अभी आपसे जिक्र कर दिया, मैं अब आपको बता ही दूँ, जो मेरी चिड़िया की खबर है वो ये है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA, जो कि कस्टोडियन है चाइनीज़ डिफेंस की, आई थिंक पाकिस्तान एंड PLA और भी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगी, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स जो हैं बड़ी रैपिडली होंगे पाकिस्तान को। चाइना विल ट्रीट पाकिस्तान लिटरली एज इट्स पासपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की वो अहमियत जो 1950s और 60s और 70s और 80s में अमेरिका के लिए थी, वो अहमियत अब चाइना के लिए होगी। और पहले ये था कि सवाए अमेरिका के हथियार और पैसे वही दे सकता है, और हमें सख्त दोनों की ज़रूरत थी। अब आगे जाके नज़र ये आ रहा है कि पैसे भी और हथियार भी हमें अफलोट रखने के लिए वो चाइना से मिलेंगे। और ये जो नया ब्लॉक बन रहा है, वो ब्लॉक का लीडर जो है वो चाइना होगा। और चाइना एंड रशिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान एंड पॉसिबली सम अदर कंट्रीज, दे विल ऑल बी पार्ट ऑफ अ न्यू ब्लॉक। ये बनने जा रहा है। चाइना विल बी द लीडर। करेंसीज भी होंगी, स्विफ्ट जो ट्रांसफर्स हैं ऑफ कैपिटल, वो भी विदिन 5 ईयर्स नक्शा बदल जाएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स का, ग्लोबल पावर हाउस का, एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज इन द राइट कैंप। राइट। आपने इंडिया में तो सियासी मुस्तकबिल बता दिया हुकूमत का, पाकिस्तान में इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसे देते हैं, और सियासी तौर पर किसको फ़ायदा होगा? देखिए, जाहिर है कि PTI वाले हमारे दोस्त जो मर्ज़ी समझें, मगर ये हुकूमत सिविल और ये फ़ौजी क़यादत, ज़ाहिर है दे आर स्ट्रेंथन्ड। अगर ये गड़बड़ हो जाती, हाँ, तो ये गए थे, दोनों गए थे। जैसे अब वहाँ नरेंद्र मोदी और जयशंकर बचना मुश्किल हो गया, बैठे हैं, ठीक। ये अब ऑब्वियसली दे बीन स्ट्रेंथन्ड, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट सर्वाइवल एंड दिस हाइब्रिड अरेंजमेंट
और भी बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि पीटीआई को भी अब देखना पड़ेगा कि कैसे, हाउ डू यू गेट बैक इनटू द इक्वेशन, बिकॉज एक बहुत चैलेंज आ गया था ना कि अब इस स्टेज पे फ़ौज को सपोर्ट करना है कि नहीं करना, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है कि नहीं करना। और पीटीआई ने पहले तो नमक डोल रही, कुछ लोगों ने कहा कि वी हैव टू सपोर्ट, कुछ लोगों ने फिर भी अपनी तनकीद जारी रखी और गाली गलोच लगे रहे, स्पेशली सोशल मीडिया वाले। यहाँ भी कुछ लोग थे, पहले इंथ्यूजियाज़म नहीं थी, बाद में दे ऑल फेल इन लाइन, रियलाइज़ कि इस वक्त नेशनलिज्म और कंट्री कम्स फर्स्ट। तो बड़ी अच्छी बात है ये एटीट्यूड अगर बाकी चीज़ों के ऊपर भी पीटीआई का हो, फॉर एग्जांपल IMF प्रोग्राम है या कोई और इस किस्म की चीज़ें हैं या फॉरेन विजिटर्स आते हैं उसको बॉयकॉट ना करें, तो मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशनल इंटरेस्ट एंड योर पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पार्टी पॉलिटिक्स को नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर से उसको हावी नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक इफ पीटीआई लर्न्स अ गुड लेसन फ्रॉम दिस, मैं ये समझता हूँ कि स्कोप बन सकती है, बिकॉज पीटीआई की कोशिश थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि चीफ को फर्क किया जाए किसी तरीके के साथ। पीटीआई शुड कम टू टर्म्स। अगर पीटीआई आज कम्स टू टर्म्स विद दिस हाइब्रिड अरेंजमेंट टू मेक वे फॉर अ न्यू अरेंजमेंट, आज नहीं परसों, अगर अपने घोड़े से उतर के नीचे आ जाए और नीचे आके कोई रास्ता ढूंढें कि सिस्टम को चलाने का, और उस सिस्टम के अंदर ये यकीनी तौर पे रिट्रीट करना पड़ेगा। इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम है इसको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ये सिस्टम ने जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया है, इससे तो क्रेडिट आप नहीं ले सकते। और किया भी 9-10 मई को है, मई डे हो गया इंडिया का, एक और मई डे हो गया। सो आई थिंक पीटीआई नीड्स टू रीअसेस। ये हमारी आवाम जो कि इस वक्त गुस्से में है, वो हिस्सा आवाम का जो बड़ा गुस्से में है अगेंस्ट द हाइब्रिड अरेंजमेंट, उनका ये ख्याल है कि हाइब्रिड अरेंजमेंट सिर्फ वही कर सकते थे और उन्हीं को हक होना चाहिए, किसी और को हक नहीं होना चाहिए। और तो वो मेरा ख्याल है पीटीआई को रीअसेस करना चाहिए। अगर पीटीआई आज ये फैसला करती है कि रीअसेस करेंगे एंड दे विल वर्क विद इन द सिस्टम एंड दे विल नॉट ट्राई टू ओवरथ्रो दिस सिस्टम, बिकॉज वो इनकलाबी तो है नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है द पॉसिबिलिटी इज़ के इमरान खान साहब जो है can survive as a political leader and the PTI, because PTI without Imran is no party. Headless. And I think it's important कि इमरान खान जैसा शख्स जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो भी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट, आई ऑलवेज सेड इट, मेरे ज़ाती और सियासी इख्तलाफ के बावजूद आई ऑलवेज सेड दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे भी हैं दे शुड बी अकोमोडेटेड। एंड आई थिंक General Asim Munir has demonstrated leadership, resolve, and एक बहुत ख़तरनाक दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक दैट्स सेइंग क्वाइट अ लॉट, जिसे अज़ली दुश्मन कहा जाता है। मैं इंडियन चैनल्स को सुन रहा था, सवाल ये खड़ा हो रहा था, आपका क्या ख्याल है ये शख्स जो है आसिम मुनीर ये करेगा या नहीं करेगा, पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा? और वो दोनों मतलब हाँ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और लगे हुए थे, समझ नहीं आ रही थी ये कर टीवे लगा रहे थे। तो बड़ा सिंपल आंसर था जो कि दे देना चाहिए था, मगर क्योंकि इनकी उम्मीद थी कि शायद उसका ज़रूरत ना पड़े, वो ये था कि वो करेगा और करके दिखाया, और वो करेगा और वो सही तरीके से करेगा। तो इसलिए आई थिंक दिस कंट्री ओज अ डेट टू द चीफ एंड टू द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। बड़ा ख़तरनाक मोड़ था, एक हेजमन बुली नरेंद्र मोदी and the BJP, not India. It's Narendra Modi and the BJP and the RSS. They are a danger to India. They are a danger to Pakistan. They are a danger to the region. They are the new Nazis of the world. Right. And therefore, जितनी जल्दी इंडिया की आवाम इस चीज़ को पहचानेगी उतना बेहतर होगा। बड़ा अच्छा इलाज पाकिस्तानी फ़ौज ने कर दिया है इन सारी बीमारियों का। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब को भी उसी तरह ट्वीट करके आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद दे देनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो ट्वीट करके नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद, ये सब मुबारक दे रहे हैं आसिम मुनीर साहब को। मगर मैं ये चाहता हूँ कि पीटीआई की तरफ से भी कोई पेशकदमी होनी चाहिए इस किस्म के ये मौका है, रस्म दुनिया है, मौका है, दस्तूर भी है। लेकिन वो भारत के जो अगर इमरान करता है तो बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कदम होगा। और फिर वो आपने कहा रीअसेसमेंट की तरफ भी ये एक इशारा होगा, एक ओपनिंग मिलती है, सिलसिला खुल जाएगा, सिलसिला खुल सकता है, खुल सकता है, वक्त लगता है, एक ट्वीट के साथ नहीं होता।
मगर एक कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, बिकॉज मसला यही है ना, एक ट्वीट एक दिन दूसरे दिन यू टर्न, वो तो यू टर्न के मास्टर हैं, तो ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, और वो खान साहब ही कर सकते हैं। दूसरी साइड को तो करने की जरूरत नहीं है ना, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। प्रेशर तो पीटीआई पे है। हाँ, चले 9-10 मई जो है वो तारीख में इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा कि बहुत से लेसन्स थे इसमें सीखने के लिए, लेकिन भारत के लिए सिर्फ एक लेसन है कि पाकिस्तान से जंग अब सिर्फ फिल्मों में ही जीती जा सकती है। आपने तो जंग की बात की जी, मैं अमन की बात करना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। अच्छा। मेरा पैगाम भारत के लोगों के लिए है कि हम जैसे लोग जब यहाँ बड़े हो रहे थे जी, पढ़ाई कर रहे थे, हमारे लिए इंडिया वाज एन एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, मल्टीपल एथनिसिटीज, मल्टीपल रेसेस एंड डेमोक्रेसी। आइडियलाइज करते थे आप? हम थोड़ा बहुत आइडियलाइज करते थे, इसीलिए हमें यहाँ पसंद नहीं किया जाता था जी। आज वी आर द मोस्ट डिसअपॉइंटेड कि इंडिया की आवाम ने किस किस्म के मर्डरस सियासी जमात को पावर मिल गया, बट दैट्स देयर राइट। अल्लाह ये करे कि इनको समझ आ जाए कि इनके साथ हुआ क्या है। ये सिर्फ पाकिस्तान वाली बात नहीं है, इंडिया की जो हिस्टोरिकल डेस्टिनी है दैट डजंट लाई इन हिंदू राज, दैट स्टिल लाइज इन सेक्युलर इंडिया, प्लूरलिस्ट इंडिया, पीसफुल इंडिया। देखिए चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज स्टिच अप कर लिए ताकि ही कैन नाउ गेट ऑन एंड बी अ बिग पावर। इंडिया ने उल्टा किया है। इंडिया शुड स्टिच अप ऑल इट्स बॉर्डर इश्यूज, सॉल्व ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, देन लीड दिस रीजन। उसके बगैर इंडिया विल नेवर बी गो एनीवेयर। ये लड़ाई झगड़े उनका ख्याल था ये कर लेंगे, अब वो भी प्रूव हो गया कि नहीं कर सकते। हाँ, चलें, यही जो सबक, यही जो बात आखिर में है, इसके बारे में इंडियन अवाम, इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत ज़रा सोचिए।